इस वीडियो में हम कुछ कठिन दिखने वाले असमिका यानी इनइक्वालिटी के प्रश्नों को हल करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि असमिका के तो सभी प्रश्न कठिन दिखते हैं और कुछ हद तक शायद आप सही हैं। तो चलिए हम पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। हमारे पास x घटा 1 में x जमा 2 शून्य से बड़ा है और यहां हम देखेंगे कि इसे हल करने के दो तरीके हैं। इसे करने का पहला तरीका थोड़ा सरल है। वैसे हम यहां उन दोनों ही तरीकों की बात करेंगे, लेकिन जो तरीका आपको सही लगे आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए इसे हल करने के लिए पहले तरीके के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या बटे में कोई दूसरी संख्या है और ये शून्य से बड़ा है। अब अगर हम यहां ऋणात्मक संख्याओं को गुणा और विभाजित करने वाले गुणधर्म यानी प्रॉपर्टी को ध्यान रखें तो किस स्थिति में ये भिन्न मतलब फ्रैक्शन शून्य से बड़ा होगा? ये शून्य से बड़ा तभी होगा जब a शून्य से बड़ा है और b भी शून्य से बड़ा है। तो ये वो परिस्थिति है जिसमें हम कह सकते हैं कि ये निश्चित रूप से सही होगा। यहां हमारे पास धनात्मक बटा धनात्मक है, इसलिए ये निश्चित रूप से धनात्मक मतलब पॉजिटिव होगा। तो ये निश्चित रूप से शून्य से बड़ा होगा। या फिर यहां ऐसी परिस्थिति भी हो सकती है जहां हमारे पास ऋणात्मक बटा ऋणात्मक हो। ध्यान दीजिए, अगर हम एक चिन्ह साइन को उसी चिन्ह से विभाजित करते हैं तब भी हमें धनात्मक ही मिलता है, इसलिए a शून्य से छोटा है और b भी शून्य से छोटा है। तो जब भी हमारे पास इस तरह का परिमेय व्यंजक यानी रैशनल एक्सप्रेशन हो जो शून्य से बड़ा हो, तो वो केवल दो परिस्थितियों में ही सही होगा। या तो अंश यानी न्यूमरेटर और हर यानी डिनोमिनेटर दोनों शून्य से बड़े होंगे या फिर ये दोनों शून्य से छोटे होंगे। तो चलिए इसे ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहां इस प्रश्न को हल करने के लिए हमारे पास दो परिस्थितियां हैं। पहली परिस्थिति है जहां ये दोनों शून्य से बड़े होंगे। अगर ये और ये दोनों शून्य से बड़े हैं तो ये अच्छी बात है। तो हमारा पहला हल दर्शाने के लिए हम यहां तीर बना देते हैं। ये x घटा 1 शून्य से बड़ा है और x जमा 2 भी शून्य से बड़ा है। ये इसके समान है। अगर अंश और हर दोनों शून्य से बड़े हैं तो जब हम इन्हें विभाजित करते हैं तो हमें शून्य से बड़ी संख्या ही मिलती है। अब दूसरा विकल्प है कि ये दोनों शून्य से छोटे हैं। तो दूसरा विकल्प ये है x घटा 1 शून्य से छोटा है और x जमा 2 शून्य से छोटा है। अगर ये दोनों शून्य से छोटे हैं तो हमारे पास ऋणात्मक बटा ऋणात्मक होगा जो धनात्मक होगा और वो शून्य से बड़ा होगा। तो चलिए इन दोनों परिस्थितियों में इसे हल करते हैं। यहां x घटा 1 शून्य से बड़ा है। अगर हम दोनों पक्षों में 1 जोड़ते हैं तो हमें x 1 से बड़ा मिलता है। अब अगर हम x जमा 2 शून्य से बड़ा लेते हैं और इसके दोनों पक्षों से 2 घटाते हैं तो हमें x ऋणात्मक 2 से बड़ा मिलता है। अब इन दोनों को सत्य होने के लिए, जिन्हें हमने लाल रंग से लिखा है, तो इन दोनों को सत्य होने के लिए x को 1 से बड़ा होना चाहिए और x को ऋणात्मक 2 से भी बड़ा होना चाहिए। तो ये कथन यानी स्टेटमेंट हमें बताता है कि x को 1 से बड़ा होना चाहिए और इस कथन से हमें यह पता चलता है कि x को ऋणात्मक 2 से बड़ा होना चाहिए। अब अगर x 1 से बड़ा है और x ऋणात्मक 2 से भी बड़ा है तो यह स्पष्ट है कि x को 1 से बड़ा होना चाहिए। हम जानते हैं कि शून्य इसे संतुष्ट नहीं करेगा क्योंकि शून्य ऋणात्मक 2 से बड़ा है, लेकिन ये 1 से बड़ा नहीं है क्योंकि किसी संख्या को 1 और ऋणात्मक 2 से बड़ा होने के लिए उसे 1 से बड़ा होना चाहिए। इस पूरी विचारों की श्रृंखला में हम कह सकते हैं कि अंश और हर को शून्य से बड़ा होना चाहिए और ऐसा तभी हो सकता है अगर x 1 से बड़ा हो, क्योंकि अगर x 1 से बड़ा है तो x निश्चित रूप से ऋणात्मक 2 से भी बड़ा होगा, क्योंकि अगर कोई संख्या 1 से बड़ी है तो वो निश्चित रूप से ऋणात्मक 2 से भी बड़ी होगी। तो ये पहली परिस्थिति थी जिसके लिए यह समीकरण सही है और हम इसे जांच भी सकते हैं। मान लीजिए x का मान 2 है तो ये 2 घटा 1 यानी 1 बटे में 2 जमा 2 है, तो ये 1 बटा 4 है जो एक धनात्मक संख्या है। अब हम उस परिस्थिति को करते हैं जहां दोनों संख्याएं ऋणात्मक हैं। अगर x घटा 1 शून्य से छोटा है और हम इस समीकरण के दोनों पक्षों में 1 जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलेगा? चलिए हम इसे लिख लेते हैं। अब अगर हम इसके दोनों पक्षों में 1 जोड़ते हैं तो हमें x 1 से छोटा मिलता है। तो ये व्यवरोध यानी कॉन्स्ट्रेंट यहां पर ये व्यवरोध बन जाता है। अब इस व्यवरोध को लेते हैं, x जमा 2 शून्य से छोटा है। अगर हम इसके दोनों पक्षों से 2 घटाते हैं तो हमें x ऋणात्मक 2 से छोटा मिलता है। तो ये व्यवरोध यहां पर
ये व्यवरोध बन जाता है। अब इन दोनों को ऋणात्मक होने के लिए, यानी अंश और हर को ऋणात्मक होने के लिए x को 1 से छोटा होना चाहिए और x को ऋणात्मक 2 से छोटा होना चाहिए। ध्यान दीजिए, अब अगर किसी संख्या को 1 और ऋणात्मक 2 से छोटा होना चाहिए तो उसका मतलब है कि उसे केवल ऋणात्मक 2 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि ऋणात्मक 2 से छोटी कोई भी संख्या इन दोनों को संतुष्ट करती है। तो यह बन जाता है कि x को केवल ऋणात्मक 2 से छोटा होना चाहिए। ध्यान दीजिए, यहां एक या मतलब और है। इसका मतलब है कि या तो अंश और हर धनात्मक होने चाहिए या ये दोनों ऋणात्मक होने चाहिए। तो इन दोनों के धनात्मक होने पर x 1 से बड़ा है और इन दोनों के ऋणात्मक होने पर x ऋणात्मक 2 से छोटा है। तो हमारा हल है कि x 1 से बड़ा हो सकता है, यानी ये दोनों धनात्मक हैं, या x ऋणात्मक 2 से छोटा हो सकता है, यानी ये दोनों ऋणात्मक हैं। और इसे संख्या रेखा यानी नंबर लाइन पर बनाने के लिए हम इस तरह की एक संख्या रेखा बना लेते हैं। ये 0 है और ये 1 है, तो x यहां 1 से केवल बड़ा होना चाहिए, उससे बड़ा या उसके बराबर नहीं होना चाहिए। इसलिए हम यहां छोटा सा घेरा बना देते हैं, जिससे हम ये दर्शा सकें कि हम 1 को शामिल नहीं कर रहे हैं। और 1 से बड़ी सभी संख्याएं इस समीकरण को संतुष्ट करेंगी, या वो कोई भी संख्या जो ऋणात्मक 2 से छोटी है। तो ये ऋणात्मक 1 है, ये ऋणात्मक 2 है, और ऋणात्मक 2 से छोटी कोई भी संख्या इस समीकरण को संतुष्ट करेगी जब अंश और हर दोनों ऋणात्मक होंगे। और हम इसे जांच भी सकते हैं। ऋणात्मक 3 घटा 1 और ये ऋणात्मक 3 घटा 1 बराबर ऋणात्मक 4 है, और ये ऋणात्मक 3 जमा 2 बराबर ऋणात्मक 1 है। ऋणात्मक 4 विभाजित ऋणात्मक 1 बराबर धनात्मक 1 होता है, यानी ये सभी ऋणात्मक संख्याएं भी इसे संतुष्ट करती हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि हम इस प्रश्न को 2 तरीकों से हल करेंगे। अब अगर ये तरीका आपको थोड़ा उलझाने वाला लगा हो तो चलिए इसे करने का दूसरा तरीका भी देखते हैं। सबसे पहले हम अपने प्रश्न को दोबारा लिख लेते हैं। हमारे पास x घटा 1 बटे में x जमा 2 0 से बड़ा है। चलिए हम इसे थोड़ा बदल देते हैं और फिर हम इसे उसी तरीके से हल करेंगे। मान लीजिए ये 0 से बड़ा या उसके बराबर, चलिए रहने दीजिए, हम इसे ऐसा ही रखते हैं। और अपनी अगली वीडियो में हम इससे बड़ा या उसके बराबर वाली स्थिति को हल करेंगे, क्योंकि हम प्रश्नों की कठिनाई का स्तर यानी लेवल धीरे धीरे बढ़ाना चाहते हैं। तो हमारे पास यहां x घटा 1 बटे में x जमा 2 0 से बड़ा है। अब आप यहां कह सकते हैं कि अगर हमारे पास इस तरह का परिमेय व्यंजक यानी रैशनल एक्सप्रेशन है तो हम इस व्यंजक के दोनों पक्षों को x जमा 2 से गुणा कर सकते हैं, ताकि हम बाएं पक्ष में इसे हर से हटा सकें, और दाएं पक्ष में अगर हम इसे 0 से गुणा करते हैं तो यहां पर 0 ही बचेगा। लेकिन अगर हम किसी असमिका यानी इनइक्वालिटी के दोनों पक्षों को किसी संख्या से गुणा करते हैं और वो संख्या धनात्मक है तो वो असमिका वैसी ही रहती है। लेकिन अगर हम ऋणात्मक संख्या से गुणा करते हैं तो उस असमिका का चिन्ह यानी साइन बदल जाता है, और यहां हम नहीं जानते हैं कि x जमा 2 धनात्मक है या ऋणात्मक। तो आइए हम दोनों ही परिस्थितियों को करते हैं। चलिए पहली परिस्थिति को हल करते हैं, जहां x जमा 2 0 से बड़ा है। और अब दूसरी परिस्थिति की बात करते हैं जिसमें x जमा 2 0 से छोटा है। ये x जमा 2 की 2 संभावनाएं हैं। तो वास्तव में क्या किसी भी परिस्थिति में x जमा 2 0 के बराबर होगा? अगर x जमा 2 0 के बराबर होगा तो ये पूरा व्यंजक एक्सप्रेशन अपरिभाषित अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए निश्चित रूप से हम ऐसी परिस्थिति को हल नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि वो अपरिभाषित परिस्थिति होगी। तो इन दोनों पक्षों को गुणा करने पर हमें ये 2 परिस्थितियां मिलती हैं। अगर x जमा 2 0 से बड़ा है, इसका मतलब x ऋणात्मक 2 से बड़ा है। अब हम इस समीकरण के दोनों पक्षों से 2 घटा सकते हैं। तो अगर x ऋणात्मक 2 से बड़ा है तो x जमा 2 0 से बड़ा होगा, और फिर हम इस समीकरण के दोनों पक्षों को x जमा 2 से गुणा कर सकते हैं। तो हमारे पास यहां x घटा 1 बटे में x जमा 2 0 से बड़ा है, और अब हम यहां x जमा 2 को दोनों पक्षों से गुणा कर रहे हैं। हम जानते हैं कि x जमा 2 ऋणात्मक 2 से बड़ा है, तो दोनों पक्षों को x जमा 2 से गुणा करने पर ये दोनों आपस में रद्द हो जाते हैं, और 0 गुणा x जमा 2 0 ही होता है। तो हमारे पास यहां बचता है x घटा 1 0 से बड़ा है। अब हम x का मान निकालते हैं और दोनों पक्षों में 1 जोड़ते हैं, और उससे हमें x 1 से बड़ा मिलता है। तो हमने देखा अगर x जमा 2 0 से बड़ा है, या यूं कहिए अगर x ऋणात्मक 2 से बड़ा है तो x भी 1 से बड़ा होगा।
यहां हम दोनों ही बात कह सकते हैं, लेकिन हम कह सकते हैं कि ये दोनों सत्य होनी चाहिए। अगर x को इन दोनों को संतुष्ट करना है तो ये केवल 1 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर x 1 से बड़ा होता है तो ये निश्चित रूप से यहां इस व्यवरोध को संतुष्ट करेगा। इसलिए इस परिस्थिति के लिए हमारा हल ये है कि x 1 से बड़ा है। तो ये पहली परिस्थिति है जहां x जमा 2 शून्य से बड़ा है, और दूसरी परिस्थिति में x जमा 2 शून्य से छोटा है। अगर x जमा 2 शून्य से छोटा है तो हम कह सकते हैं कि x ऋणात्मक 2 से छोटा है। हमने यहां दोनों पक्षों से 2 घटाया है। अब अगर x घटा 2 शून्य से छोटा है तो जब हम दोनों पक्षों को गुणा करते हैं तो हमें क्या करना होगा? चलिए हम इसे करते हैं। हमारे पास x घटा 1 बटे में x जमा 2 है। यहाँ कोई असमिका चिन्ह है और फिर यहाँ हमारे पास शून्य है। अब अगर हम दोनों पक्षों को x जमा 2 से गुणा करते हैं, यहाँ x जमा 2 एक ऋणात्मक संख्या है, और जब हम किसी समीकरण के दोनों पक्षों को ऋणात्मक संख्या से गुणा करते हैं तो असमिका चिन्ह बदल जाता है। तो ये से बड़ा है मतलब ग्रेटर देन का चिन्ह से छोटा है यानी लेस देन का चिन्ह बन जाएगा, क्योंकि हमने माना है कि x जमा 2 ऋणात्मक है। अब ये रद्द हो जाएंगे। शून्य गुणा कोई संख्या शून्य ही होती है, तो हमें x घटा 1 शून्य से छोटा मिलता है, और x का मान निकालने के लिए हम दोनों पक्षों में 1 जोड़ते हैं, जिससे हमें मिलता है कि x 1 से छोटा है। तो इस स्थिति में जहां x जमा 2 शून्य से छोटा है, या यूं कहिए कि x ऋणात्मक 2 से छोटा है, यहां x को 1 से छोटा होना चाहिए। हम जानते हैं कि अगर कोई संख्या ऋणात्मक 2 से छोटी है और 1 से भी छोटी है, तो वहां हम केवल ये कह सकते हैं कि वो संख्या ऋणात्मक 2 से छोटी है, क्योंकि कोई भी संख्या जो ऋणात्मक 2 से छोटी है वो इसको भी संतुष्ट करेगी। लेकिन अगर कोई संख्या इसे संतुष्ट करती है तो वो इसे संतुष्ट नहीं करेगी। तो हमें केवल इसी व्यवरोध के बारे में सोचना है। तो जब x जमा 2 शून्य से छोटा है, तब हम कह सकते हैं कि x को ऋणात्मक 2 से छोटा होना चाहिए, और ये इस समीकरण यानी इक्वेशन को संतुष्ट करता है। तो हमारा अंतिम उत्तर ये है कि या तो x 1 से बड़ा होगा या x ऋणात्मक 2 से छोटा होगा। तो एक बार फिर हम इसे संख्या रेखा यानी नंबर लाइन पर दर्शा सकते हैं। यहाँ x 1 से बड़ा है, ये शून्य ऋणात्मक 1 ऋणात्मक 2, और फिर हमारे पास यहाँ x ऋणात्मक 2 से छोटा है, और हम यहाँ ऋणात्मक 2 को शामिल नहीं कर रहे हैं, और यही उत्तर हमें यहाँ ऊपर भी मिला था। तो आपको जो भी तरीका आसान लगता है आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हम देख सकते हैं कि ये दोनों ही तरीके थोड़े विचित्र हैं, और हमें थोड़ा सोचना पड़ता है जब हम यहाँ धनात्मक या ऋणात्मक संख्या से गुणा या विभाजित करते हैं।